पंजाब का वो इलाका जहां पर हर दूसरा और तीसरा शख्स पाक फौज का हिस्सा है। मरकज़ी शहर इस्लामाबाद से 126 किलोमीटर पर वाक़या ये इलाका कौन सा है, हम दिखाएंगे। खित्ता पोठोहार का वो खूबसूरत हिस्सा जिसे शेर शाह सूरी कश्मीर का बच्चा कहता था। चकवाल की तारीख क्या है, यहाँ पर कौन कौन से सियाहती मुकाम है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसी हवाले से आज हमारे साथ हरून साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हरून साहब जो है जी वो यहाँ के तारीखदान हैं और अच्छा नॉलेज है उनका तारीख के हवाले से, चकवाल के हवाले से। ये बताएं कि जो चकवाल है इसकी तारीख तो बहुत पुरानी है, नो डाउट, लेकिन इसके ये ज़िला कब बना और इसके नीचे जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी तहसीलें हैं, कहाँ कहाँ वाक़ हैं, क्या वहाँ पर भी सियाहती मुकामात हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है। चकवाल जो है 1985 में चकवाल को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था। इसकी सिर्फ एक जेलम से इसको नहीं निकाला गया, ये डिफरेंट जो आसपास के ज़िले हैं उनमें से इसको हर एक शहर दिया गया है। जिस तरह अगर तहसील चकवाल की अगर आप बात करते हैं तो तहसील चकवाल पहले ज़िला जेलम का हिस्सा हुआ करती थी, उसके बाद उसको ज़िला जेलम में शामिल किया गया। ज़िला अटक भी अच्छा खासा बड़ा था। फिर हमारी तहसील है तलागंग और लावा, इन दोनों तहसीलों को अटक में से निकाला गया। कलर कहार खुशाब का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से उसको निकाला गया। और पिंड दादन खान में से हमारा चौहा सैदन शाह तहसील है, इसको निकाला गया है। ये कुल मिला के 5 तहसीलें बनती हैं चकवाल की। एक चकवाल ख़ुद है, एक कलर कहार, चौहा सैदन शाह, तलागंग और लावा को अभी 2-3 साल ही हुए हैं तहसील बने, उससे पहले भी वो भी जो है तलागंग में शामिल किया जाता था। अच्छा ये बताएं कि हमने ये पढ़ा है तारीख में कि जो चकवाल है यहाँ पर मारखोर बहुत बड़ी तादाद में, नील गाय, उड़ेयाल वगैरह, काला तितर, और क्या ये जानवर अभी भी जंगलों में पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, इनकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो रही है? नहीं बिल्कुल पाए जाते हैं। सिर्फ उड़ेयाल का थोड़ा सा है कि वो उसकी नस्ल नापैद होने के करीब है। सही। उसका भी है, उसका गैर कानूनी शिकार की वजह से। उड़ेयाल में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सिर्फ 2 मकामात पर पाया जाता है, एक काला बाग में और एक चकवाल में, कलर कार के मकाम पे। अब हम निकलेंगे अगली मंजिल की जानब। अगली मंजिल आपको बताता चलूँ कि जो चकवाल का नाम लेते ही पहले ज़हन में आती है वो है रेवड़ी। आज हम देखेंगे कि असली पहलवान की रेवड़ी कौन सी है, ये कहाँ पर है और ये प्रोडक्शन क्या है। इससे पहले किसी ने भी हमें ना ये बताया, ना ये हमने कभी देखा कि ये रेवड़ी कहाँ पर मौजूद है। असली पहलवान वाली बदकिस्मती से जिस तरह मुल्तान के अंदर सोन हलवा उसकी लातादाद दुकानें हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि असली मुल्तानी जो सोन हलवा है हाफिज़ का वो कौन सा है। इसी तरह चकवाल के अंदर भी हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं
जो रेवड़ी बेच रहे हैं और असली पहलवान की रेवड़ी के नाम से बेच रहे हैं। आज हम देखेंगे कि ये रेवड़ी कैसे बनती है और कैसे हम तक पहुंची है। आइए। चकवाल की वजह शोहरत यहाँ की असली पहलवान की रेवड़ी, वो भी हम आज आपको दिखाएंगे कि ये रेवड़ी कैसे बनती है और कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई जाती है। इस वक्त हम असली पहलवान रेवड़ी वाले जो हैं उनके यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज कि ये असली रेवड़ी कैसे बनती है और किन किन इलाकों में ये जाती है। इस वक्त मैं खा भी रहा हूँ और यकीन करें मज़ा आ रहा है। नाज़रीन, ये जो प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर ये रेवड़ी बनती है, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अवैस भाई मेरे साथ हैं, ये हमें सारी प्रोडक्शन बताएंगे कि ये चकवाल की रेवड़ी कैसे बनती है और असली पहलवान वाली रेवड़ी कौन सी है, कौन सा मटीरियल यूज़ है। जी अवैस भाई मुझे डिटेल में बताएं। इसका पहला प्रोसेस तो ये है कि आप इसे सबसे पहले गुड़ और ग्लूकोज वगैरह का इसका शीरा बनाते हैं, जो असली पेशावरी गुड़ है, हम उसे इसमें वो यूज़ करते हैं। इसका ये चाश बनने के बाद इसको हम इधर ले आते हैं छोटी कढ़ाइयों में। चाश बनता है इसका सारा? जी जी हाँ जी, ये चाश जो है इसमें गुड़, प्योर गुड़ और उसी के साथ ग्लूकोज हम ऐड करते हैं। ठीक है, पहले ग्लूकोज और गुड़ को यहाँ पर आप ऐड करके जी पेशावरी गुड़। उसके बाद क्या फेज है रेवड़ी का? जी उसके बाद इसको चाश जब बन जाती है गर्म किया जाता है छोटी कढ़ाइयों में। ठीक है, जिस तरह से कि ये, और जब लास्ट इसकी स्टेज ये है, इसको कारीगर अपने तरीके से एक जगह पे बैठ के पकाता है। अच्छा ये बताएं कि इसको आपने कोई आग का कोई टेम्परेचर भी रखा होता है मखसूस के? हाँ जी, टेम्परेचर पे पकाना इसका मखसूस टेम्परेचर होता है जो कारीगरी से मैनेज कर लेता है। ठीक है, और जब ये यहाँ पकती है, पकने के बाद इसमें देसी घी ऐड किया जाता है तकरीबन। ये यहाँ पर जी जी 10 से 15 किलो उसका वेट है, इसमें 1.5 किलो देसी घी ऐड करेंगे। अच्छा, तो ये साथ इसको हिला क्यों रहे हैं इस तरह? जी हिलाने से इसकी पकाई होती है। ठीक है, अदरवाइज वो पकवाई ठीक। जी जी। इसके बाद का फेज भी बताइएगा। इसके बाद प्रॉपर तरीके से इसको कवर करना चाह रहे हैं। इसको गर्म चाश को इसमें डाला जाता है, यहाँ पे इसको नीचे पानी है, ठंडा किया जाता है। ठीक है, ठंडा करने के बाद इसको स्टेच मशीन है। अच्छा, इसमें मशीन की तरफ ये लेके चले हमें। अभी ये प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पर गुड़, ग्लूकोज, असली देसी घी है, जो इन तमाम के मिक्सचर से ये रेवड़ी बनती है। आज जो है देखने वाले हमें उनको ये भी पता चलेगा कि ये रेवड़ी बनती कैसी है। ये मशीन है, आप इस हवाले से हमें बताएंगे वैद भाई। ये स्ट्रेच करेगी इसे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा। और ये स्ट्रेच करने के बाद इसमें कड़कपन आएगा, जो क्रंच होता है इसमें वो इसी वजह से होता है। अब ये मशीन है जिसमें वो शीरा डालकर इसको घुमाएंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे, जिसके बाद ये रेवड़ी बनेगी। आप देख रहे होंगे कि ये भाई साहब जो है वो उसको मशीन के ऊपर डाल रहे हैं। अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये आप देखिएगा, ये इस तरह की शीरा, ये शीरा है जी वो जो इस पर डाल पकवाई शीरे को ठंडा किया जाता है। जी ठंडा किया जाता है यहाँ ठंडा करने के बाद फिर ये वो हाँ जी, जब ठंडी होती है फिर स्ट्रेच मशीन पे आ जाती है। अगले फेज की तरफ बढ़ेंगे हम और जानेंगे इसके बाद का फेज क्या है, किस तरह ये मज़ेदार मीठी सौगात जो है जी इसके बाद ये इसको इस मशीन से गुजारा जाता है। आप देख रहे हैं इसके ये प्रोसेस है दाने बनने का, दाना बनता है यहाँ। यानी कि जो रेवड़ी का छोटा छोटा दाना है हाँ वो जी। सारा इस मशीन के जरिए बनता है। जी जी, अभी आप ये देखेंगे कि ये भी इसमें इसको डालेंगे रूल। और ये जो रेवड़ी मैं खा रहा हूँ जी। इसके ऊपर ये छोटे छोटे तिल भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल लगे हैं। इस तरह लगते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ दाना नजर आ इस रहा है। प्रोसेस के बाद तेलों का प्रोसेस है, वो आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये जो रेवड़ी है इसके ऊपर जो तिल लगे हैं ये कैसे लगते हैं, ये कैसे जुड़ जाते हैं, कैसे ये थोड़ी वीडियो अगर हमारे मुंह तक आती है और हमारा जो टेस्ट है वो चेंज होता है। देखते हैं ना। ये प्रोसेस है, यहाँ पे तिल लगते हैं। वो दाने को यहाँ पे तेलों में डाला जाता है। ये जो देख चल रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ पे तेल इसे लग रहे हैं। और ये रेवड़ी जो है ये गर्म है इस टाइम? जी बिल्कुल हीट में है। 2-4 दाने देख सकते हैं हम? हाँ जी बिल्कुल, देखिए दाने, 2-3 दाने दिखाइएगा। इसमें से रेवड़ी थोड़ी सी निकाल के देना।
जी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गर्म है। नाज़रीन ये गर्मा गर्म रेवड़ी मेरे पास आई है और मैं देखूँगा खाकर ये कैसी लगती है आखिर इसको तिलों के साथ। और ये बिल्कुल इस टाइम जो है वो नरम है, बिल्कुल नरम है। आप इसे खाएँगे चबाएँगे अभी क्रंची नहीं होगी। इसके बाद का जो फेज़ है वो देखते हैं कि वो रोटी का कैसे सब्ज़ होता है। ये अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी यहाँ पर वहाँ से निकालने के बाद इस जगह पे से डालते हैं। डालने के बाद ये ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद इसमें क्रंच आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जब गर्मा गर्म मशीन से निकलती है तब ये नरम होती है, क्योंकि मैंने जी। खा के भी देखी है बिल्कुल नरम है, हाथ से दबाने से भी नरम है। जी। और उसके बाद जब ये ठंडी की जाती है तब ये क्रंची होती है। ठंडी करने के बाद इसमें क्रंच आता है और पैकिंग के उसी उसके बाद वक्त ये पैकिंग का मरहला शुरू जी होता पैकिंग का मरला शुरू हो जाता है। है। अच्छा वैसे ये बताइएगा कि कितने वेट की आप पैकिंग करते हैं यहाँ पर और किन किन इलाकों में ये रेवड़ी चलती है यहाँ? इसमें सर 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक पाव, आधा किलो और किलो की है। ठीक है, ये 3 पैक किए जाते हैं और ये ठंडे इलाकों में भी जाती है, हमारे एक्सपोर्ट भी करते हैं हम इसे। अच्छा वैसे ये बताएँ कि पूरे जो सवाल है इसमें हमने जगह जगह दे देखा है असली पहलवान की रेवड़ी, असली पहलवान की रेवड़ी। इसका क्या चक्कर है? ये असली पहलवान वाली रेवड़ी जो है वो बड़े हम ऑथेंटिक तरीके से हमें पता चला कि ये वाली जगह है। तो आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में कि ये सबने नाम यूज़ किया है या आप लोगों ने इसकी नाम इजाज़त दे रहे हैं? पहले से यूज़ हो रहा था मगर अब नहीं है, जब से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमारी हम ही यूज़ कर रहे हैं पहलवान का नाम। और ये जो रेवड़ी है ये कितने अर्से से बनाई जा रही है चकवाल में? ये 1970 से। हाँ जी। और जो पहले कारीगर थे या जो पहले रेवड़ी बेचने वाले थे या बनाने वाले थे वो आप लोग हैं? जी हमारे पास ही है। अच्छा इसके बाद वाला कौन सा फेज़ है? इसके बाद इसको पैक होती है, पैक होने या जिपर में पैक करते हैं। जिपर में पैक करने के बाद इसको डब्बों में पैक किया जाता है। अच्छा ये सारी डिब्बे की हाँ जी, पैकिंग ये है सब। इसके साथ साथ। जी जी। ये पाव आधा किलो, पाव आधा किलो, और 1 किलो। किलो की जो सारी है पैकिंग। नाज़रीन आपने देखा कि जो यहाँ की चकवाल की रेवड़ी है ये पाव का वेट आधा किलो और इसके साथ साथ 1 किलो का वज़न जो है वो भी इन रेवड़ियों में शामिल है। खाली डब्बों की पैकिंग यहाँ पर रखी गई है और खाली डब्बे जो हैं उनके साथ साथ ये हमारे वर्कर भाई जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। खूबसूरत तरीके से जो है वो रेवड़ी की पैकिंग करके मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ सूबों में भेजी जाती है यहाँ से, क्योंकि ये असली देसी घी से बनती है। असली इसमें शीरा, गुड़ और ग्लूकोज जो है वो शामिल किया जाता है, जिसके बाद ये रेवड़ी यहाँ पर पैक होती है और हमारे घरों तक, हमारे मोहल्लों तक ये रेवड़ी पहुँचती है। आज हमने ये रेवड़ी की प्रोडक्शन देखी जो कि चकवाल की एक मशहूर सौगात है। अब हम अवैस भाई से मज़ीद जानेंगे कि इसके अलावा भी कोई पैकिंग आपने यहाँ पर? जी हाँ जी, इसमें एक पाउच में पैकिंग आती है ये वाली। ठीक है, एक पाउच की पैकिंग है, डब्बे की में नहीं। ये इसी तरह ये पाउच, इसकी ये खूबसूरती अपनी यही है इसकी। ये देख सकते हैं आप कि एक खूबसूरत अंदाज में पैक की गई है और इसके ऊपर ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं जो शेख वकार खान की है, तो यहाँ की असली पहचान है कि जिन्होंने यहाँ पर रेवड़ी का काम शुरू किया। और आज तक चकवाल का जो नाम है, जो भी बंदा चकवाल का पहला नाम लेता है उसके जहन में फ़ौरी सबसे पहले जो चीज़ क्लिक करती है वो यहाँ की रेवड़ी है। इसी तरह आज जो है वो हमने प्रोडक्शन हाउस दिखाया कि ये रेवड़ी कैसे बनती है, इसका प्रोसेस क्या है। अवैस भाई ने हमें पूरी तफसील के साथ बताया कि ये रेवड़ी शीरे से शुरू होती है और फिर ग्लूकोज इसमें शामिल किया जाता है, इसको पकाया जाता है, फिर शीरा इसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद इसको स्ट्रेचिंग मशीन पे डाल के स्ट्रेच किया जाता है, फिर इसका दाना बनता है। दाने के बाद ये गर्म जो है वो भट्टी उसमें जाती है, फिर वहाँ पर तिल लगाए जाते हैं। तिल लगाने के बाद ये रेवड़ी फिर ठंडी की जाती है और फिर बाकायदा तौर पर इसकी पैकिंग की जाती है और फिर हम यहाँ पर ये मज़े से रेवड़ी खाते हैं। मैं अवैस भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें डिटेल में ये तफसीलात तलब की। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।
तारीख़ के साथ साथ चकवाल दीनी अहमियत के लिहाज से भी अहम है। दीनी तालीम मुहैया करने के लिए यहाँ बहुत से छोटे बड़े मदरसे और मस्जिदें भी मौजूद हैं। चकवाल की मशहूर शाहरा भौन रोड पर वाक़ ये मदरसा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जहाँ 1000 से ज़ायद तलबा के लिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का अहतमाम भी किया गया है। वज़ीरिस्तान, फाटा, सिंध, बलोचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वाले तलबा को मुफ्त तालीम के साथ रिहाइश और खुराक का बंदोबस्त भी किया गया है। जी नाज़रीन, तो जहाँ चकवाल खूबसूरत छोटी छोटी वादियों पर मुश्तमिल है, वहीं चकवाल जो है वो जैतून की काश्त में भी जाना जाता है। 2015-16 में पंजाब गवर्नमेंट का एक जो प्रोजेक्ट लगाया गया था जैतून की काश्त और जैतून की पैदावार, उस हवाले से आज हम यहाँ पर जो है वो बारानी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर मौजूद है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर ये तमाम जैतून की जो है वो काश्त भी की जाती है और इस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है किसानों को, मुख्तलिफ़ प्राइवेट सेक्टर्स को, जहाँ से तमाम तर तफसीलात दी जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर सम्रात हैं इनाम साहब, इनसे हम इस बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमें ये बताइएगा कि ये जैतून की काश्त जो है वो कब शुरू की गई है यहाँ पर, पंजाब गवर्नमेंट का क्या मोटिव है इसके पीछे, और ये जो पूरा सतह मुर्तफ़ा पोटोहार का इलाका है इसी में ये काश्त जो जैतून की ये क्यों की जा रही है? जी, तो ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल है, जी जी, ये 1979 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। सही। और हम लोगों ने 1991 में जैतून पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो 1991 से लेके 2014-15 तक हमने मुख्तलिफ जैतून की जो इकसाम है वो बाहर से हमने इंपोर्ट की और उनके यहाँ पे तजर्बात लगाए। जब हमें पता चल गया कि ये वाली इकसाम यहाँ पे कामयाब हैं, तो उसके बाद फिर हुकूमत पंजाब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक मेगा फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था डेवलपिंग पोटोहार इनटू ऑलिव वैली। ये 2015-16 में लॉन्च हुआ और इसके पीछे बुनियादी वजह ये भी थी कि जैसे हमारे पाकिस्तान में पेट्रोलियम के बाद जो सेकंड हाईएस्ट इंपोर्ट बिल है वो एडिबल ऑयल का है। सही। तो उसमें हमारे पास एडिबल ऑयल में जैतून का जो ऑयल है, जैतून का तेल है, वो बहुत अच्छा हेल्दीएस्ट ऑयल है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसमें हमारे पास टारगेट ये था कि 15,100 एकड़ पे पोटोहार के 6 अजला जिसमें अटक, जेहलम, चकवाल, रावलपिंडी, मियांवाली, खुशाब, इनमें हमने ये तकरीबन 20 लाख के करीब पौधे लगाने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले 4 सालों में हमने अब तक इन 6 अजला में 10.5 लाख पौधे जैतून के लगा चुके हैं और तकरीबन 8,000 एकड़ जगह पर ये काश्त हुए हैं और इससे 750 मुख्तलिफ किसानों ने या आप कह लें ख़ानदानों ने इससे फ़ायदा उठाया है। जी ठीक होगा। अच्छा ये बताइएगा कि इस जो जैतून की ये काश्त है इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, और ये जो मईशत है पाकिस्तान की मईशत, क्या समझते हैं कि उसमें ये जैतून की जो काश्त शुरू की गई, जैतून की जो इंडस्ट्री एक लगाई गई है, इसको शुरू किया गया है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी इकॉनमी में कितना इसका जो है वो असर होगा, पाकिस्तानी इकॉनमी कितनी बेहतर होगी इस जैतून की काश्त से? इससे सर अभी तो क्योंकि ये बहुत इब्तदाई मराहिल में है, क्योंकि अभी तो 4-5 साल पुराने बागात हैं ज़्यादा जो सनती पैमानों पे लगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में पंजाब में हमने 100 टन फल हासिल किया है जैतून का और उसको हमारे यहीं इदारे में जो एक्सट्रैक्शन यूनिट है उससे हमने क्रश किया। लोग हमारे पास फल लेके आते हैं अपना और हम उन्हें मुफ्त में ये सहूलत देते हैं कि उन्हें तेल निकाल के दे देते हैं और लोग जो है उसे बेच रहे हैं और मुख्तलिफ उनकी अभी इब्तदाई मराहिल है, उनकी कीमत है कोई 2,000 रुपये से 4,000 कि अपने अपने अखराजात को देखते हुए उन्होंने इसकी कीमत फ़िक्स की हुई है। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 12 टन हमने तेल हासिल किया है
इस पिछले मौसम से, और जो कि उसमें से तकरीबन अगर हम देखें कि 24-25 मिलियन के करीब लोगों ने उससे ज़र मुबादला कमाया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे जैसे ये जैतून की काश्त और इसकी पैदावार बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को भी और हमारी इकॉनमी को भी इससे बड़ा फ़ायदा होगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा है इनाम साहब जो है वो हमें पूरी डिटेल के साथ उन्होंने तमाम तर तफसीलात जो है वो हमें बताई हैं कि जैतून की ये पैदावार हमने यहाँ पर क्यों शुरू की है, कब शुरू की है, ये अदारा कब बना है, तमाम तर तफसीलात उन्होंने हमारे सामने रखी हैं। इनाम साहब, इस पे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। वेलकम सर। नाज़रीन, ढोक टालियाँ डैम पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं बयान नहीं कर सकता, यहाँ पर शहर के शोर शराबे से दूर आकर जो इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है वो यहाँ पर है। चारों तरफ यहाँ पर ये देखें डैम का पानी है, पहाड़ हैं और सुकून ही सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि ये डैम, इसका क्या मकसद है, यहाँ पर कितने इलाकों को ये पानी जाता है, यहाँ से इसके अखराजात कौन उठाता है, और जो डैम की निगहदाश्त है और जो सारी इसकी हिफाजत है, देखभाल है, वो कौन करता है। ये मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि जो बंदा भी यहाँ पर चकवाल या चकवाल के गिरदोनवा में आता है तो इस डैम पर ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर आएँ। यहाँ पर फैमिली पिकनिक कर सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। आइए बात भी करते हैं और देखते भी हैं कि ये डैम किस तरह का है। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये ढोकटालियाँ डैम है, ये जो कितने एकड़ में यहाँ पर वाक़ है और ये कब से वाक़ है, कितने इलाकों को यहाँ से पानी जाता है, और जो अखराजात हैं वो कौन हुकूमत उठाती है या कोई प्राइवेट सेक्टर भी कर लें इस खर्चे? जी भाई, ये 100 एकड़ पे है डैम, और ये पूरे ढोकटालियाँ गांव को जो है पानी से राव करता है ये डैम, और इसके काफ़ी अखराजात है। गवर्नमेंट इसका अखराजात जो है वो बर्दाश्त कर रही है। ठीक है। तो काफ़ी दूर से यहाँ आते हैं लोग, सही है। और काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे। सही है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पानी है ये इस इलाके के लिए काफ़ी है? कितने गाँव टोटल जो पानी यहाँ से ले रहे हैं, और जो मछलियाँ भी हैं यहाँ पर, क्या मैंने एक जगह पे पढ़ा है मछली का शिकार करना मना है? जी सर। तो अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट को तो ज़्यादा देनी चाहिए कि मछली के लिए भी लोग आए, फिर तो टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा आएंगे यहाँ पर। सर ये ठेकेदार होते हैं, ये वो इनकी इजाज़त नहीं है किसी को मछली देना, क्योंकि वो ये प्राइवेट देते हैं गवर्नमेंट वाले। ठीक है जी। और पास 1-2 गांव हैं जो इस साथ भी शराब होते हैं, और ये अपने इलाके में ही ये सारा पानी इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? वेलकम। आज म्यूज़ियम की तरफ आए थे आपसे मिलने जी भी, मोस्ट और वेलकम जी। म्यूज़ियम हमें आज विज़िट कराएं। हमें पता चला था कि काफ़ी कोई पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर, हाँ जो ज़िला चकवाल के मुख्तलिफ़ इलाकों से निकाली गई हैं,
तो इसी हवाले से आपके पास आज हाज़िर हुए थे। जी, वैसे तो ज़िला चकवाल जो है ना वो एक तारीख़ी मकाम है, यहाँ पर किले भी हैं और बहुत सारे, लेकिन ये जो फासल्स हैं ये अपने खोखर झील डैम के इलाके से हैं, बच्चों को भी मिलते रहते हैं, ख़ुद भी इनको थोड़ा सा शऊर दे दिया है। ठीक है। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी हमारे पास कलेक्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी से, वैसे विजिटर अक्सर आते रहते हैं। ठीक है। तो हमने माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है? ये छोटे छोटे हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, सर्वेयर भी हैं, सारा काम ये करते हैं। इनको माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शऊर मिल गया है। तो ये इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, हड्डियाँ जो हैं ख़ास तौर पे कैट फिश, समुद्री घोड़ा सही और हाथी दांत, इसके अलावा कुछ ट्रीज़ फासल्स भी हैं जिन पर पत्तों के निशान हैं। अच्छा, ये तहदार चट्टानी, इसका क्या मतलब है? ये बड़ी ये तहदार, हाँ जी, ये इसमें तहदार चट्टान ऐसे सच है। उधर हमने एक तराश की रखी हुई थी जी, तो उसकी तह दर तह है, इन पत्तों के निशान जो है ना, ये देखें जी जी जी, ये आपको पत्तों के निशान नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे ऐसे सच इसमें तह दर तह बनते गए हैं। सही। तो ये अल्लाह ने अपनी कुदरत से इनको महफूज कर दिया है। ये कौन से जंगलात थे, कैसे तबाह हुए, क्या ये इन जानवरों की खुराक थी जो मर गए, बाद में उनकी हड्डियाँ पत्थर बन गई हैं। सही। ये वो उधर बड़े निशान हैं, उस पर अगर कोई नहीं मानता था तो हमने ये सीमेंट पे खुद बनाए हैं। ये हमने पत्तों के निशान खुद बनाए हैं और इसमें ये जो पड़े हुए हैं ये अल्लाह की कुदरत से महफूज हुए हैं। ये देखें, ये पत्तों के निशान हैं। तो ये जंगल थे, इन जानवरों की खुराक थी, ये कैसे तबाह हो गया, कैसे ख़त्म हुआ, फिर ये जानवर भी आहिस्ता ख़त्म हो गए और ये पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गए। ये प्रॉपर मतलब है उनको कुछ मिला है। अच्छा, हमें यहाँ पर पता चला था कि जो हाथी के पुराने दांत है वो भी चकवाल से ही मिले थे। जी जी। उसके बाद जो सबसे पुराना डायनासोर का एक ढांचा वो भी चकवाल के इलाकों से ही मिला था, जो कि वो अभी शायद इस्लामाबाद म्यूजियम में रखा गया है। हाँ जी, लाहौर में भी हैं कुछ चीज़ें जो हमें इस डैम से मिली हैं, डैम के गर्दो नवाज से मिली हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, जी जी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले तकरीबन हर साल आते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर हैं, इन्होंने विज़िट किया था। तो एक दो जबड़े थे और दांत थे, गैंडे का सींग था, हाथी का दांत था। का पाँव क्या चीज़ है ये बताइए हमें ज़रा। ये सर जी बच्चे बस इनको थोड़ा सा शऊर दे दिया है ना, तो उनको ऐसा पत्थर का पाँव ऐसे ही है कि ये बना हुआ है इस तरह, जिस तरह बूट होता है इस तरह। सही। ये है वैसे पत्थर ही। सही। इसकी शेप वैसे कुदरती तौर पे हो गई, पाँव की तरह बना हुआ है, पाँव की तरह बना हुआ है। तो बच्चों ने कहा कि चलो इसको भी रख देते हैं। फिर साथ खुद ही ऑब्जर्वेशन पे जाता है कि अच्छी ऑब्जर्वेशन है। जी जी, वैसे मुख्तलिफ अक़साम के पत्थर हैं। ये किसी बहुत बड़े जानवर की रीढ़ की हड्डी है, दुम की हड्डी है, ये मोरे की हड्डियाँ होती हैं ना, ये आप देखिए इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी ऐसा हड्डियाँ ही हैं पुराने ज़माने की जो अब पत्थर बन चुकी हैं। जी नाज़रीन, ये हड्डी जो मेरा ख्याल कम से कम इसका वज़न कहीं 2 किलो के करीब होगा, और ये अब तक यहाँ पर इस स्कूल में जो है वो खोखर के स्कूल में मौजूद है। और ये इससे भी भारी हड्डी है, ये भी किसी जानवर की हड्डी है जो अब पत्थर बन चुकी है। हड्डी, जी जी, ये तो एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ हो सकती है। नाज़रीन, खुशाब रोड से नीला वाहन का जो इलाका है, यहाँ पर ये एक हिडन प्लेस जानी जाती है। कहा जाता है कि ये एक खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर अपने नाज़रीन को हम ये भी आगाह करते जाएं कि जो नीला वाहन का रास्ता है, ये ट्रैक है एक, ये जो पथरीला ट्रैक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन भी दिखाएगा आपको कि यहाँ पर जो है सारे पत्थर पड़े हैं इस ट्रैक पर। गाड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं जा सकती। खुशाब रोड से आप आएंगे और जो पार्किंग का एरिया है, पार्किंग का बंदोबस्त है, वो खुशाब रोड पर किया गया है। वहाँ से आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अब हम जाएंगे नीला वाहन की जानिब और देखेंगे कि ये खूबसूरत इलाका, ये खूबसूरत जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम है, हम इसको एक्सप्लोर करके नाजरीन तक पहुँचाएँगे और उनको दिखाएँगे कि ये कितना खूबसूरत है। आइए चलते हैं।
दुश्वार गुजार जो है वो ये ट्रैक है। दोनों साइडों पर ये कांटेदार झाड़ियाँ भी मौजूद हैं यहाँ पर, और ये ट्रैक इतना ख़तरनाक है कि आप सिर्फ इसको दिन के टाइम ही कर सकते हैं। अगर तो आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं तो इस बात को अपने जहन में रखें कि ये ट्रैक काफ़ी ख़तरनाक भी है और दुश्वार गुजार भी है, जहाँ पर फैमिली के साथ आया तो जा सकता है, लेकिन बच्चों को जो है वो आप ना लेके आएँ तो बेहतर है। मेरी हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो ट्रैक है नीला वाहन का, पहाड़ से नीचे आते हुए इंतहाई ख़तरनाक ट्रैक है और थका देने वाला ट्रैक है। लेकिन अल्लाह ने इस जगह को इतना कुदरती हुस्न बख्शा है कि यहाँ पर पहुँचते ही आपकी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी। अब मैं नीला वाहन पर पहुँच तो चुका हूँ, लेकिन जो मेरी हालत है वो नाकाबिले बयान है। आप भी आएँ यहाँ पर, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, लेकिन अपने बच्चों को यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि ये जो ट्रैक है पहाड़ से नीचे को आता है। जो एक वो ट्रैक है जो खुशाब रोड से अंदर को आता है, वहाँ पर आपकी फैमिली कंफर्टेबल हाइकिंग कर सकती है। लेकिन जब पहाड़ से आप नीचे नीला वाहन की जानिब उतरते हैं तो काफ़ी दुश्वार रास्ता है। वो दोनों जानब जो है वो कांटेदार झाड़ियाँ भी मौजूद हैं वहाँ पर, और ट्रैक बिल्कुल छोटा सा, जहाँ पर बच्चों के चलने का बस की बात ही नहीं है। आपको मेरी हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा सांस जो है वो मेरी आवाज़ का, मेरे अल्फाज का साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरी थकावट जो है वो यहाँ पर पहुँचकर बिल्कुल उतर चुकी है। कुदरती हुस्न है वो यहाँ पर बेशुमार है, लेकिन जो है वो बदकिस्मती से हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट है, शायद उनकी आंखों से ये जगह ओझल हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, ना कोई ट्रैक बना है, ना कोई रहने की जगह है, ना कोई खाने पीने की जगह है, कोई अकोमोडेशन, कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं बनाएगी, क्योंकि इसको एक हिडन प्लेस तस्वर किया जाता है, हिडन जगह कहा जाता है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन सिर्फ वो टूरिस्ट आते हैं जिनको थोड़ा बहुत इस जगह का पता है। तो हमारा बेसिक मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, ऐसी जगह को एक्सप्लोर करें जहाँ पर कोई नहीं जाता, और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो सामने लेके आएँ। और पीएम साहब का भी हमारे का यही मोटिव है कि जो टूरिज़्म है इसको प्रमोट किया जाए। तो हम तो अपना तमाम जो है वो कोशिशें बरोकार ला रहे हैं कि इस तरह के जो तमाम प्लेसेस हैं उनको हम सामने लेकर आएँ। तो ये नीला वाहन की वो जगह है जो दुश्वार गुजार ट्रैक से होती हुई यहाँ पर पहुँचती है। दर मुर्शिद दा प्यारा लगदा, दर मुर्शिद दा प्यारा लगदा, बसदा कलर कहाँ रे।
मुर्शिद दा प्यारा लगदा सबज पद सन पहाड़ रे लोकी आन सलाम करेंदे मोरा वाली सरकार लोकिया सलाम करेंदे मोरा वाली सरकार दर मुर्शिद दा प्यारा लगदा रोड खुशा बिचों आंदा दर मुर्शिद दा प्यारा लगदा सबज पद सन पहाड़ ये दरबार 566 हिजरी यहाँ पे ये बुज़ुर्ग आए। ये हज़ूर गौस पाक के पोते हैं और हिंदू मर्दों से इनकी जंग हुई थी। ये दोनों शुहदा हैं, सैयद असाक और सैयद यकूब, सैयदना अब्दुर्रज़ाक के बेटे हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन आते हैं, तो अल्लाह ताला लोगों को शिफा देता है। ये 10-15 साल से ज़्यादा रश होता है, पहले भी होता था। इनका साल में एक दफ़ा उर्स लगता है, 6वें महीने 16-17 के बाद ना पहाड़ की पहली जुमरात होती है। नाज़रीन, कलर कहार जो तहसील है चकवाल की, इसकी वजह शोहरत एक तो इसकी खूबसूरती है और इसकी जो वजह शोहरत है वो यहाँ पर तख्ते बाबरी भी है। इस जो वजह शोहरत है तख्ते बाबरी क्या है, इसके पीछे एक पूरी तारीख़ है। इसी हवाले से हम आज जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक रहायशी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर बताइएगा कि ये इस कलर कहार की जो तरीक़ है इसके पीछे क्या लुबे लुबाब है, तख्ते बाबरी क्यों कहा जाता है? जो ज़हीरुद्दीन बाबर था उस हवाले से बताइएगा इसको तख्ते बाबरी क्यों कहते हैं? ये एक पुरानी हिस्ट्री है तारीख़ में। ये तख्ते बाबरी का जो है नीचे रोड पे भी बोर्ड लगा हुआ है, लोग दूर दराज से आते हैं कि तख्ते बाबरी क्या चीज़ है। तो तख्ते बाबरी जो है वो बाबर बादशाह की एक हिस्ट्री लिखी हुई है। वहाँ पे खड़े होके जो बाबर बादशाह था उसने अपनी फ़ौज को ख़िताब किया था। ऊंची जगह है तो इसलिए लोग जो है ये तख्ते बाबरी पढ़ने के लिए आते हैं। कलर कहार में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, क्या उनको इस चीज़ से दिलचस्पी है कि हम तख्ते बाबरी भी देखें? क्योंकि हमने किताबों में भी कम पढ़ा है और कम ही देखा है कि तख्ते बाबरी का कहीं जिक्र हो, या कलर कहार का नाम आते ही जहन में ये झील और ये नज़ारे आते हैं, लेकिन तख्ते बाबरी का किसी को पता नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे, जो टूरिस्ट आते हैं क्या वो इसको अहमियत देते हैं यहाँ पर तख्ते बाबरी देखने के लिए? तख्ते बाबरी जो है बेसिकल जो है वो बाबर बादशाह की एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को, कदीम हिस्ट्री को लोग पढ़ने के लिए आते हैं, अपनी एंजॉय करते हैं कि वो एक हिस्टोरिकल जो है वो एक तख्ते बाबरी के ऊपर जो लिखा हुआ है उनको पढ़ के इसके बारे में सुकून मिलता है। ज़िला चकवाल आसार कदीमा के लिए जन्नत है। तख्ते बाबरी के साथ ही कदीम इंसानी मुआशरों की तहजीबी बाक़ियात को महफूज किए एक म्यूज़ियम भी मौजूद है। कलर कहार आने वाले सयाह इस म्यूज़ियम का रुख भी करते हैं, जहां हज़ारों साल पुरानी चीज़ें, 1 करोड़ साल पुरानी डायनासोर की खोपड़ी और फॉसिल्स भी मौजूद हैं।
ये है वो कलर का हार जो इस तहसील का हुस्न है, यहाँ का हुस्न व जमाल है, जिसके बारे में शेर शाह सूरी ने भी कहा था कि ये बच्चा है कश्मीरस, कि ये टुकड़ा जो है ज़मीन का ये मुझे कश्मीर का बच्चा लगता है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ के दरमियान में एक खूबसूरत झील वाक़या है। मुख्तलिफ़ झूले भी यहाँ पर मौजूद हैं। चकवाल के जो रहायशी हैं, ज़िला चकवाल के मुख्तलिफ़ इलाकों से के जो रहने वाले हैं वो वीकेंड यहाँ पर इंजॉय करते हैं, यहाँ पर आते हैं। इवन के जो पंजाब के दीगर इलाके हैं, जो फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, गुजरांवाला हो गया, वहाँ से भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इस झील का नज़ारा करते हैं। यहाँ पर जो कलर का हार है इसका नाम है एक स्पॉट है, ये जो तख्ते बाबरी के बाद आता है, यहाँ पर फैमिली एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस झील का नज़ारा हम भी करेंगे। यहाँ पर जो दीगर लवाजमात हैं जिसमें झूले शामिल हैं, खाने पीने के स्टॉल शामिल हैं, उन सब का भी हम विज़िट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ का क्या हिसाब किताब है और यहाँ पर जो खूबसूरती है उसको भी आपको दिखाएंगे। आइए। मलोट फोर्ट तारीखी लिहाज से अहम किला है जो तहसील चवा सईदन शाह का हिस्सा है। ये किला सतह समंदर से 3500 फुट बुलंद, जबकि तारीखी एतबार से ये किला 900 सदी ईस्वी में तामीर किया गया। तारीखदान बताते हैं कि यही वो जगह है जहां ज़हीरुद्दीन बाबर ने दौलत खां लोधी से हथियार डलवाए। वक्त के साथ साथ इस किले के आसार ख़त्म होने लगे। अलबत्ता चोटी पर आज भी 2 मंदिर मौजूद हैं जो इस तारीखी वर्षे को संभाले हुए हैं। नाज़रीन, चवा सईदन शाह जो है चकवाल की एक तहसील है और इस तहसील की जो वजह शोहरत है वो यहाँ का सबसे बड़ा जो है वो मंदिर है, जिसको कटास राज के नाम से जो है आज भी हिंदू मज़हब के लोग याद करते हैं। एक बड़ा मंदिर है, एक तारीख़ रखता है। मुकम्मल तौर पर जो सैर व सियाहत के शौकीन लोग हैं वो जब चकवाल की तरफ रुख करते हैं अपना, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इस कटास राज मंदिर जो है इसको ना देखें, यहाँ की तारीख़ को ना पढ़ें। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो गाइडलाइन भी दी जाती है, इंफॉर्मेशन भी दी जाती है कि ये जो कटास राज मंदिर है ये कब बना और इसकी मुकम्मल जो तारीख़ है। यहाँ पर हमारे साथ साहिब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि कटास राज की क्या तारीख़ है। सर ये बताइएगा, हमने ये सुना है कि जो कटास राज है ये हिंदुओं के मज़हब का सबसे बड़ा मंदिर समझा जाता है, और ये भी सुना है कि ये जो तालाब है इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख़ है। तो हमें इस हवाले से गाइड करें कि इस तालाब के पीछे क्या जो है तारीख़ है, वो मंदिर है सामने उसकी क्या तारीख़ है और ये कितने हज़ार साल पुराना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम बरक़ात अली है और इसकी तारीख़ जो है कहते हैं कि 300 साल क़ब्ल अज़ मसीह में जो तनसीफ़ लिखी गई है महाभारत, उसमें इस जगह का बाकायदा ज़िक्र है।
तो कटास राज कहा जाता है कि 4 तहजीबों का महवर भी है। पहले हिंदुज़म, बुद्ध मत, सिखिज़म और मुस्लिम दौर, इस तरह करके ये 4 मज़ाहब आए हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में। तो कटास राज हिंदू मज़हब का दूसरा बड़ा मकाम कहा जाता है। किस लिए कहते हैं कि जो हिंदू मज़हब में इनके तीसरे बड़े भगवान हैं, शिवा, शिव शंकर और भोलेनाथ जैसे कहते हैं, उनकी बीवी थी सती। जब वो मरी तो वो उनके गम में रोए, उनके 2 आंसू गिरे, उनसे 2 तालाब वजूद में आए। एक पोशकोर इंडिया अजमेर शरीफ में है। कटकशा इसे कटास को कहते हैं। कटकशा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिससे निकला है कटास। कटास के मानी है आंसुओं की लड़ी या बरसती हुई आँखें। ये वो मुक़द्दस तालाब है जिसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया है, जैसा कि अमरकुंड, चमरकुंड, ज़रकुंड, कटकशा कुंड। और कटकशा से जैसा कि आपको बताया निकला है कटास। तो यानी अभी भी साल में 2 दफ़ा इंडिया से आते हैं हिंदू यात्री, पाकिस्तान से रोज़ाना आते रहते हैं। 2 बड़े त्यौहार होते हैं इनके, एक शिव यात्री, एक नवरात्रि, फरवरी टू अप्रैल, नवंबर टू दिसंबर। ये साल में 2 दफ़ा इंडिया से आते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो हिंदू यात्री यहाँ पर तकरीबन 150 से ज़ायद हिंदू यात्री यहाँ का दौरा कर चुके हैं। और इंडिया के काफ़ी सारे जो साबिक मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी भी एक तारीख़ है। अब हम तालाब की हिस्ट्री जानिए हमने इनसे। अब चलेंगे मंदिर जो है यहाँ का, मंदिर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो मंदिर है उसकी क्या तारीख़ है। बारादरी है यहाँ पर, जो उसकी भी एक तारीख़ है यहाँ पर इस मंदिर में। कटास राज में बारादरी की तरफ चलेंगे और जानेंगे बरक़ात भाई से ही कि ये बारादरी क्या है, इसकी क्या तारीख़ है। यहाँ पर जो हिंदू हैं वो इस बारादरी को क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। बारादरी कहते हैं जनाब, बारादरी मतलब 12 दरवाजे। 12 दरवाजे। और हवन कुंड इसे कहते हैं। हवन यानी जो आग जला के पूजा की जाए हिंदू मज़हब में, उसे हवन कहते हैं। तो इसकी ये जो बारादरी है, इसकी फ्रंट वाली 2 दीवारें पुरानी हैं, बाकी इसको 2010 में दोबारा रेनोवेट किया गया है। तो इनमें ये जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है इन बिल्डिंगों में, ये जो पत्थर है इसमें इसे कहते हैं कंजूर स्टोन, लोकल ज़बान में खिंगर कहते हैं। ये फॉसल्स हैं और ये फॉसलाइज पत्थर हैं। और दीवारें देख सकते हैं, इन दीवारों की खस्ता हाली भी देख सकते हैं। और खिंगर पत्थर से ये बनाई गई है। बरक़ात भाई बता रहे हैं कि खिंगर पत्थर से बनाई गई है। बारादरी को बारादरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 12 दरवाज़ों वाली होती है। बरक़ात भाई ये बताइएगा कि इसका क्या मकसद था, यहाँ पर ये क्यों बनाई गई थी। ये बारादरी का मतलब है यानी 12 दरवाजे। हवन कुंड भी कहते हैं इसे, यानी जो हिंदू मज़हब में इनकी पूजा है, हवन जो किया जाता है वो आग जला के की जाती है पूजा। वो अभी भी जब आते हैं तो ये आप देख रहे हैं इधर आके वो अपनी रसूमात अदा करते हैं हवन की। तो इसकी ये फ्रंट वाली 2 दीवारें पुरानी है, बाकी आपको देख सकते हैं ये दोबारा इसको रेनोवेट किया गया है। इसके अंदर ये दोबारा रीपेंट किया गया है। दरवाजे, फर्श, छतें ये दोबारा लगाई गई हैं जी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि जो कौमी सालमियत है वो भी हमारी जो है वो रहे, और कोई हिंदू को, कोई सिख को, किसी भी बरादरी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। रिसेंटली आपने देखा होगा कि पीएम साहब ने, जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को भी खोला ताकि हिंदू और जो सिख यात्री हैं वो भी आएँ। इसी तरह जो कटास टेम्पल राज है यहाँ पर भी पूरी मुकम्मल निगहदाश्त की जाती है। मंदिर में पहुँच चुके हैं हम, मंदिर देखते हैं। आ जाए, इसकी तरफ पीठ नहीं करनी। ये नाज़रीन मंदिर है, यहाँ पर हिंदुओं के इबादतगाह जो है वो यहाँ पर कायम व दायम है हिंदू यात्री। अच्छा बरक़ात भाई बताइए कि जो हिंदू यात्री आते हैं तो वो यहाँ पर इबादत करके जाते हैं, स्टे करते हैं, नाइट स्टे करते हैं, उनका भी बताएं हमें ज़रा। ये मेन मंदिर है जनाब, शिव मंदिर इसे कहते हैं। तो पाकिस्तान से जैसा कि आपको बताया कि रोज़ाना हिंदू फैमिली के लोग आते हैं और उनको किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। वो आके आज़ादी के साथ अपनी इबादत वगैरह करते हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आराम से आते हैं, अपना आराम से इबादत करते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है उनके लिए। तो पाकिस्तान से रोज़ाना, इंडिया से आपको जैसा कि बताया साल में 2 दफ़ा आते हैं, और वैसे जो हैं वो आते ही रहते हैं। तो बाकी इसकी सारी महकमा काफ देखभाल कर रहे हैं, उनके अंडर है ये चीज़ें। अभी यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, महकमा औकाफ, ETPB, जो जितना भी इनसे रिलेटेड काम है वो सारा महकमा औकाफ कर रही है। इनकी देखभाल आगे पीछे और मेंटेनेंस का जितना भी है वो आर्कियोलॉजी के ज़िम्मे है सारा।
अच्छा बताइएगा बरकत भाई, ये सारी जो बिल्डिंग है और ये मंदिर है, इसकी क्या तारीख है, ये कब से बनी हुई है, क्या है? अच्छा, ये बिल्डिंग जो है इसे कहते हैं श्री रामचंद्र टेम्पल। ये बिल्डिंग मुगलिया पीरियड की है, तो ये तकरीबन 600 से 700 साल पुरानी बनती है। ये जितना भी आप पत्थर देख रहे हैं, ये रेड सैंडस्टोन है, इंडियन पत्थर है, राजस्थानी पत्थर है। तो ये जितने भी ये दरवाज़ों के फ्रेम लगाए गए हैं ना, ये एक ही पत्थर को काट के लगाए गए थे। तो ये रेड सैंडस्टोन है, इनमें आप इनका काम देखें पत्थर के ऊपर किया हुआ है। तो श्री रामचंद्र कहते हैं, इनका पहला भगवान विष्णु जो है उसका 7वां अवतार है। जैसा कि आपने अंदर से देखा कि इसके अंदर 7 कमरे हैं, हर कमरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ अटैच है। तो ऊपर दूसरी मंजिल पे ये सामने आपको बालकनीज वगैरह नज़र आ रही हैं। तो फ्रंट पे हाल, बैक पे हाल, सेंटर में कमरा है, टॉप पे मंदिर है। तो ये वो बिल्डिंग है श्री रामचंद्र टेम्पल। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है, ये जो स्टोन लगाया गया है यहाँ पर, इस स्टोन को तराश कर इतनी महारत और इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि इंसान की अकल दंग रह जाए। ये था नाज़रीन आज का हमारा कटास राज मंदिर, जहाँ पर ढेरों सयाह आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर सयाह आते हैं। नाज़रीन दिन भर चकवाल की सैर कराई है, अब चलते हैं प्रोग्राम के फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो फूड कल्चर को जो हम प्रमोट करते हैं। इस प्रोग्राम में फ़ूड को दिखाते हैं कि इलाके की सकाफ़त के हिसाब से उसका जो फूड कल्चर है वो कौन सा है। इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो किस तरह के खाने खाए जाते हैं, जो चकवाल के लोग हैं, चकवाल के रहायशी हैं, किस तरह की कढ़ाइयों को पसंद करते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रवायात हैं, हम यहाँ पर भी पहुँचे और यहाँ पर जानेंगे कि इस इलाके की जो सकाफ़त है, कल्चर है, जो फूड है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा शाह साहब बताइएगा कि ये चकवाल के लोग सज्जी चावल क्यों इतना पसंद करते हैं, और ये भी बताइएगा कि ये किस तरह बनती हैं, इसको कौन कौन से मसाले लगते हैं, और हमें एक जो है वो दुम्बा चावल जो है वो बना के भी दिखाएं। ये सज्जी चावल जो है आपको दिखाते हैं। एक तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, सब लोग इसलिए पसंद करते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हम म्यारी किस्म के चावल पसंद अपने इसमें पकाते हैं, और मसाले भी हमारे सारे म्यारी होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कौन से फिर ये मसाले कि यहाँ ये तकरीबन डिश भी साइड डिफरेंट है। अच्छा हाँ, ये कम ही है, तकरीबन हमारी ही यहाँ है, और अल्लाह का शुक्र है सब। अच्छा ये बताइएगा कि सज्जी चावल जो है, इसके अलावा हमने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा भी है, सुना भी है कि चकवाल में जो है वो दुम्बा कढ़ाई और तवा फिश जो है इसका बड़ा रुझान है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई दुकानें हैं यहाँ पर, लोग पसंद करते हैं वो चीज़ें? वो भी हैं, ये बात नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन हम अपनी डिश से हिसाब लगाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारी डिश पसंद की जाती है, खाई जाती है, यहाँ फैमिली भी आती हैं, और ये आपके सामने लोग बैठे हुए हैं। फिर हमारा बनाने का तरीका अल्लाह का शुक्र है, हम साफ़ सुथरा बनाते हैं।